दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये मजेदार फिल्म आप लोगों का मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जर्मनी के जंगल में एक बूढ़े जादूगर को दिखाया जाता है। चलते वक्त उसका ऊर्जा शक्ति का स्रोत एक मटर का दाना उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। आंख कमजोर होने के नाते वो उसे ढूंढ नहीं पाता, जिससे कि वो एक कौवे में बदल जाता है और वहां से उड़कर एक पुराने किले की ओर जाने लगता है। बिना उस अभिमंत्रित मटर के दाने के वो वापस अपने रूप में नहीं आ सकता। इसके अगले दिन घोड़ा गाड़ी में बैठकर जर्मनी के राजा एडवर्ड के महल की ओर जा रही राजा की लालची बहन जेसिका को दिखाया जाता है। महल में पहुंचने पर राजा एडवर्ड उससे पूछते हैं, ऐसे अचानक से यहाँ आने का क्या कारण है बहन? जेसिका कहती है, भाई आप शायद भूल रहे हैं, जल्दी ही आप 70 साल के होने वाले हैं और हमारे पिता की शर्त के अनुसार जब आपकी उम्र 70 साल हो जाएगी तब आपकी राजगद्दी मुझे मिल जाएगी। ये कहकर वो सिंहासन पर बैठ जाती है। उसकी इस बात पर राजा उससे कहते हैं, पहली बात तो ये है कि अभी मैं 70 साल का हुआ नहीं हूँ और दूसरी बात ये है, पिताजी ने ये भी कहा था अगर मेरी 70 वर्ष आयु पूरी होने से पहले ही मेरा बेटा किसी राजकुमारी से शादी कर लेगा तो राजगद्दी उसे मिलेगी, ना कि तुम्हें। इससे असहज होकर जेसिका कहती है, लेकिन आपने कई बार कोशिश की कि आपका बेटा पैट्रिक किसी से शादी कर ले, लेकिन वो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये राजगद्दी मुझे ही मिलेगी। ये सुनते ही बेचारा राजा चिंतित हो उठता है। हालांकि वो जेसिका से कहता है, मैंने दक्षिण की राजकुमारी जेनिफर को संदेश भिजवाया था, वो मेरे बेटे को देखने आने ही वाली है। इस पर जेसिका पूछती है, और क्या आपका बेटा उससे शादी करने के लिए तैयार है? राजा कहता है, इस बारे में वो मुझे आज दोपहर 12 बजे तक बता देगा, फिलहाल अभी वो कुछ पढ़ रहा है। अगले सीन में राजकुमारी जेनिफर को दिखाया जाता है, जो एक घोड़ा गाड़ी में सवार होकर राजा एडवर्ड के राज्य की सीमा तक आ जाती है। वहाँ कोचवान सुरक्षा कर्मी से कहता है, हम राजा के आमंत्रण पर आए हैं, इसलिए हमें आगे जाने दो। हालांकि तभी राजकुमारी जेनिफर घोड़ा गाड़ी से नीचे आकर कोचवान से कहती है, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, इसलिए मैं राजकुमार से मिलना भी नहीं चाहती। मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मुझे तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया है। इस पर कोचवान उन्हें समझाते हुए कहता है, अगर आमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी आप राजकुमार से नहीं मिलेंगी तो न सिर्फ आपके माता पिता बल्कि इस राज्य के राजा भी आपसे नाराज हो जाएंगे। राजकुमारी कहती है, मुझे जिससे प्यार होगा मैं शादी उसी से करूंगी। ये कहकर वो भागने की कोशिश करती है। हालांकि कोचवान उसे किसी तरह पकड़कर वापस बग्घी में बिठाता है और सुरक्षा कर्मी से आगे का रास्ता खुलवाकर बग्घी को राजा एडवर्ड की महल की ओर ले जाने लगता है। अगले सीन में एक बढ़ई की दुकान में काम कर रहे राजकुमार पैट्रिक को दिखाया जाता है। बढ़ई राजकुमार से कहता है, आपने बढ़ई का काम बखूबी सीख लिया है। राजकुमार कहते हैं, हाँ, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने शौक के लिए चोरी छिपे बढ़ई का काम सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रोज पढ़ाई के बहाने अपने पिता से झूठ बोलकर यहाँ आता हूँ। बढ़ई कहता है, राजकुमार आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसी दौरान दोपहर के 12 बजने की घंटी बजती है तो राजकुमार बढ़ई से कहता है, मुझे जल्दी से अपने महल वापस लौटना होगा, क्योंकि मैंने 12 बजे अपने पिता से मिलने का वादा किया था। दूसरी ओर बग्घी में बैठकर महल की ओर आ रही राजकुमारी राजकुमार से ना मिलने के लिए एक युक्ति लगाती है। वो रास्ते में एक पुल के ऊपर कोचवान से कहती है, गाड़ी रोक दो, कम से कम मैं राजकुमार के लिए यहाँ से अच्छे फूल तो ले लूं। यहाँ आसपास ढेर सारे अच्छे फूल दिख रहे हैं। उसकी बात सुनकर कोचवान राजकुमारी के इरादे जाने बिना ही बग्घी को पुल के ऊपर रोक देता है। तो राजकुमारी बग्घी से उतरकर पुल के नीचे जाती है और फूलों को चुनकर एक गुलदस्ता बनाकर वापस बग्घी के पास आ जाती है। अब कोचवान को लगता है राजकुमारी अंदर बैठ गई है, इसलिए वो बग्घी को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन राजकुमारी चालाकी से जानबूझकर बग्घी में न चढ़कर पुल के पास ही छिप जाती है। दूसरी ओर 12 बजने पर राजा अपने बेटे से मिलने उसके कमरे की ओर जाने लगते हैं, जबकि राजकुमार आनंद फानंद में कपड़े बदलकर तेजी से अपने महल में आता है और चुपके से पीछे के दरवाजे के जरिए अपने कमरे में पहुंचकर वहां बैठ जाता है। वहां राजा उसके कमरे में आकर उससे कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए दक्षिण की राजकुमारी को आमंत्रित किया था, वो यहाँ आती ही होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार उससे शादी करने के लिए हामी भर दो। राजकुमार कहता है, आप जानते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, और अगर मुझे शादी करनी भी होगी तो मैं उसी से शादी करूंगा जिससे कि मुझे प्यार हो। इस पर राजा कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे लिए शादी क्यों जरूरी है। इन सब की बातें राजा के महल में ठहरी हुई उनकी बहन दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। इससे अनजान राजा अपने बेटे को एक बार राजकुमारी से मिलने के लिए कहते हैं। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी राजा की बहन जेसिका से मिलने के लिए उसका सलाहकार प्रेमी मैग्नस आता है और उससे कहता है, आप अचानक से किले से यहाँ क्यों चली आई? मैंने तो सुना था आपकी पीठ में दर्द था, क्या आपको यहाँ की राजगद्दी मिल गई है? जेसिका कहती है, अभी नहीं। इसी दौरान राजा राजकुमार के कमरे से बाहर आ जाते हैं और जेसिका से पूछते हैं, तुम दरवाजे के पास क्या कर रही थी? जेसिका कहती है, कुछ नहीं, आप बताइए, क्या राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया है? राजा कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी ही उसकी शादी होगी। मैग्नस
मैग्नस कहता है महाराज बाहर कोई बग्घी आई है। तो राजा कहते हैं वो जरूर राजकुमारी जेनिफर होगी। ये कहकर वो अपने बेटे को कमरे से बाहर बुलाते हैं और उसके साथ राजकुमारी के स्वागत के लिए चले जाते हैं। वहीं जेसिका मैग्नस से कहती है तुम मूर्ख हो क्या? अगर उस बग्घी में राजकुमारी है तो हमें ये शादी हर हाल में रोकनी होगी। मैग्नस पूछता है क्यों? जेसिका कहती है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चलो किसी तरह राजकुमार और राजकुमारी की शादी तय होने से रोकते हैं। वहीं महल के बाहर राजा अपने बेटे और राज्यकर्मियों के साथ बग्घी के सामने राजकुमारी के स्वागत में खड़ा होता है। कोचुआन को नहीं पता होता कि राजकुमारी उस बग्घी से भाग चुकी है, इसलिए वो राजकुमारी से नीचे उतरने का आग्रह करता है। पर जब राजकुमारी बग्घी से बाहर नहीं आती तो राजा बग्घी के अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर किसी के ना होने पर हैरान होकर राजा कोचुआन से कहते हैं अंदर तो राजकुमारी नहीं है। ये सुनते ही कोचुआन बहुत परेशान हो जाता है, जबकि इससे वहाँ खड़ी जेसिका मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि बिना कुछ किए ही उसके रास्ते का कांटा हट गया। पर राजकुमारी के गायब होने से परेशान कोचुआन राजा से कहता है महाराज पुल तक तो राजकुमारी घोड़ा गाड़ी में ही मौजूद थी, वहीं से उसने राजकुमार को देने के लिए फूल लिए थे। राजा कहते हैं तो फिर वो वहाँ से कहाँ गायब हो गई? राजा को परेशान करने के लिए जेसिका कहती है भाई शायद उसका किसी ने अपहरण कर लिया हो या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई हो। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है अगर वो खो गई है फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस पर राजा का सेनापति उनसे कहता है महाराज आप चिंता मत करिए, पुल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ जाकर राजकुमारी की खोजबीन करता हूँ, वो जल्दी ही मिल जाएगी। इससे राजा को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं देर मत करो जल्दी जाओ। तो सेनापति घोड़े पर सवार होकर 2 सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। ये देखकर जेसिका मैग्नस से कहती है तुम्हें राजकुमारी को उनसे पहले ढूंढकर उसे हमारे रास्ते से हटाना होगा। इस पर मैग्नस भी घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं रास्ते में छिपी राजकुमारी जब इन सभी को वहां उसकी तलाश करते हुए देखती है तो वो वहां से भागकर मैदान के बीच बने हुए एक अस्तबल के अंदर चली जाती है, लेकिन इस दौरान उसके कपड़े का एक हिस्सा अस्तबल के दरवाजे में फंसकर फट जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद मैग्नस घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी को ढूंढते हुए उस अस्तबल तक भी पहुंच जाता है। अंदर से उसे देखकर राजकुमारी खुद को पुआल के ढेर में छिपा लेती है। वहीं मैग्नस घोड़े से उतरकर अस्तबल के दरवाजे के पास जाता है। उसने पहले कभी उस राजकुमारी को नहीं देखा था, लेकिन दरवाजे में फंसे हुए शाही कपड़े के टुकड़े को देखकर वो ये समझ जाता है कि राजकुमारी अंदर ही गई होगी, इसलिए उसे पकड़ने के इरादे से वो अस्तबल के अंदर जाता है। लेकिन जब उसे वहाँ राजकुमारी नहीं मिलती तो वो गुस्से से तिलमिलाकर वहाँ से बाहर निकल आता है और फिर जेसिका के पास जाकर उसे राजकुमारी के कपड़े का टुकड़ा दिखाता है। जेसिका कहती है मैं इस कपड़े के टुकड़े का क्या करूँ, क्या तुम्हें राजकुमारी मिली? मैग्नस कहता है तुम परेशान मत हो, अगर उसके कपड़े का टुकड़ा वहाँ मिला है तो वो भी जल्दी ही मिल जाएगी, पर आप मुझे ये बताइए आखिर माजरा क्या है? जेसिका कहती है पहले मैंने सोचा था बूढ़े जादूगर के जरिए मैं अपने भाई का दिमाग भ्रमित कर दूंगी जिससे वो राजगद्दी मुझे सौंप देगा, पर उस बूढ़े जादूगर का अभिमंत्रित मटर का दाना कहीं खो गया जिससे कि वो एक कौवे में बदल गया है। अब बिना उस मटर के दाने के स्पर्श के वो वापस इंसानी रूप में नहीं आ सकता। ये बात जब उसने कौवे के रूप में आकर मुझे मेरे किले में बताई तो मैंने राजगद्दी पाने के लिए दूसरा तरीका सोचा। हमारे पिता की शर्त के मुताबिक अगर मेरे भाई के 70 वर्ष होने तक उसका बेटा किसी राजकुमारी से शादी नहीं करता तो राजगद्दी मुझे मिल जाएगी। मैग्नस कहता है अब मैं समझ गया हूँ, इसीलिए आप चाहती हैं कि वो राजकुमारी राजा के हाथ न लगे। जेसिका कहती है हाँ, तो मैग्नस कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ की राजगद्दी तुम्हें ही मिलेगी, फिर चारों तरफ सिर्फ हम दोनों का राज होगा। अगले सीन में कौवा बने जादूगर को दिखाया जाता है जो जंगल में अब भी अपना खोया हुआ मटर का दाना ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसके बिना उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है। इसके अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है जो बचने के लिए भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन रात होने की वजह से वो जंगल में अकेले डर रही होती है। बदकिस्मती से इसी दौरान उसे जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती है, जिससे घबराकर वो बेचारी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसे उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिससे कि वो बेचारी और भी ज्यादा डर जाती है। उसे डरे हुए देखकर वो औरत उसे शांत करते हुए कहती है डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वैसे तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजकुमारी उसे अपना सच नहीं बताती और कहती है मैं पास के राज्य की एक आम लड़की हूँ जो काम की तलाश में अपने घर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस पर वो औरत कहती है मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तो राजकुमारी उसके साथ उसके अनाथालय में चली जाती है, जहाँ वो औरत उससे कहती है मेरा नाम मार्टा है और मैं एक अनाथालय चलाती हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ रहकर मेरी मदद कर सकती हो। राजकुमारी जानती थी कि अगर वो वापस अपने राज्य में गई तो उसके माता पिता फिर से उसे उस अनजान राजकुमार से शादी करने के लिए कहेंगे,
इसलिए वो वापस लौटने के बजाय मार्टा के अनाथालय में रुककर काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ मार्टा उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। लेकिन राजकुमारी उसकी बात को बहाने से टालते हुए कहती है, मैं दूसरे राज्य से हूँ। इस पर मार्टा उससे कहती है, तुम तो दूसरे राज्य से हो, यहाँ हमारा राजा बूढ़ा हो गया है और जल्दी ही उसकी राजगद्दी उसकी बहन को मिल जाएगी। तो जेनिफर पूछती है, ऐसा क्यों? क्या उनका कोई बेटा नहीं है? मार्टा कहती है, उनका एक बेटा है, पर वो राजकाज के कार्यों में बहुत कम रुचि लेता है और उसे बहुत कम लोगों ने देखा है। हालांकि ये मुझे भी नहीं पता कि राजा की राजगद्दी उनके बेटे की बजाय उनकी बहन को क्यों मिल रही है। फिलहाल तुम अनाथालय के बच्चों की देखभाल करो। तो जेनिफर बच्चों से मिलने लगती है। दूसरी ओर राजमहल में जेसिका राजा का मुकुट पहनकर उनसे कहती है, भाई अब जबकि राजकुमारी गायब हो चुकी है और आपका बेटा शादी नहीं कर पाएगा, तो आपको खुशी खुशी राजगद्दी मेरे हवाले कर देनी चाहिए। इस पर राजा उससे कहते हैं, मुझे 70 साल होने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। फिलहाल मेरे लोग राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं। उसके मिलते ही मेरा बेटा उससे शादी कर लेगा और फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अगले सीन में बढ़ई और राजकुमार पैट्रिक को दिखाया जाता है। मार्टा के कहने पर वो अनाथालय के बच्चों के लिए एक लड़िया लेकर जाते हैं। मार्टा इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती है। हालांकि न तो मार्टा और न ही अनाथालय में किसी को भी ये पता होता है कि बढ़ई के साथ आया हुआ ये आदमी राजकुमार है। वहीं बच्चे लड़िया देखकर उस पर चढ़ जाते हैं। इसी सब के दौरान एक दूसरे से अनजान राजकुमारी और राजकुमार की निगाह एक दूसरे पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। राजकुमारी पैट्रिक से कहती है, बढ़ई तुमने काफी अच्छी लड़िया बनाई है। पैट्रिक कहता है, हाँ, पर अगर बच्चे इस पर ज्यादा कूदेंगे तो ये जल्दी टूट जाएगी। इस पर राजकुमारी बच्चों का ध्यान बटाने के लिए उन्हें मटर के दाने खिलाने लगती है। राजकुमार उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। हालांकि तभी बढ़ई राजकुमार को बाकी के काम के लिए वहाँ से ले जाता है। अगले दिन लड़िया लेकर मार्टा, राजकुमारी और बच्चे अस्तबल से पुआल लाने जाते हैं। पुआल उठाते वक्त एक बच्चे को वहाँ राजकुमारी का एक गहना मिलता है। हालांकि तभी मैग्नस वहाँ पहुँच जाता है और बच्चे से उसे लेकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ मिला? बच्ची कहती है, अस्तबल में। मार्टा मैग्नस से पूछती है, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मैग्नस कहता है, मैं राजा के बहन का सबसे खास हूँ, जल्दी ही वो रानी बनने वाली है। इसी बीच सेनापति भी वहाँ पहुँच जाता है और मैग्नस से कहता है, तुम मार्टा को क्यों परेशान कर रहे हो? मार्टा कहती है, पता नहीं इसको क्या चाहिए। सेनापति मार्टा से पूछता है, क्या आपने किसी राजकुमारी को देखा है? हम उसी की तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर मार्टा समझ जाती है कि जेनिफर ही वो राजकुमारी है, इसलिए वो उसकी ओर देखने लगती है। तो राजकुमारी गर्दन हिलाकर उन्हें सेनापति को इस बारे में न बताने का इशारा करती है। उसका इशारा समझकर मार्टा सेनापति से झूठ बोलती है कि उसे किसी राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुन रहा मैग्नस मार्टा से पूछता है, फिर आपके साथ आई वो लड़की कौन है? मार्टा कहती है, वो अनाथालय में मेरे काम में हाथ बटाती है। यहाँ से सेनापति राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, अस्तबल के पास राजकुमारी के आभूषण मिले हैं। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजकुमारी भी जल्दी ही मिल जाएगी। राजा कहते हैं, फिर जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी जेसिका जब ये सब सुनती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। अगले सीन में राजकुमार को दिखाया जाता है। वो जेनिफर से मिलने के बहाने अनाथालय जाता है। उसे देखकर राजकुमारी भी बहुत खुश होती है। जब वो पैट्रिक से बताती है कि वो बच्चों के लेटने के लिए पुआल का बिस्तर बना रही है, तो पैट्रिक उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही वक्त में बच्चों के लिए बेड बनाकर यहाँ ले आऊंगा। उसकी इस दरिया दिली से राजकुमारी को भी उससे प्यार हो जाता है। उधर जेसिका अपने प्रेमी से पूछती है, राजकुमारी का क्या हुआ? मैग्नस कहता है, राजकुमारी अभी तक न मुझे मिली है और न ही सेनापति को, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। इस पर जेसिका नीचे उतरकर उससे कहती है, लेकिन सेनापति को उसके गहने मिले हैं। अगर उसने उसे तुमसे पहले ढूंढ लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसके अगले दिन जब राजकुमार बच्चों के लिए बेड बना रहा होता है तो जेनिफर उसके पास आती है और उसके हाथ में एक मटर देकर कहती है, ये अनोखी मटर मुझे जंगल में मिली थी। उस वक्त ये रात में चमक रही थी। मुझे नहीं पता कि इसकी और क्या खासियत है, पर मेरी निशानी के तौर पर मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। तो पैट्रिक उस मटर को रख लेता है। अब जेनिफर भी उसके इस बेड बनाने वाले काम में उसका हाथ बटाने लगती है, जिससे कि धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ जाता है। आखिरकार थोड़े ही दिनों में सभी बच्चों के लिए बेड बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक रात राजकुमार अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं? मैं एक आम लड़की से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। राजा कहते हैं, पर तुम राजकुमार हो और तुम्हारी शादी राजकुमारी से ही होनी चाहिए। हमारा सेनापति उस लापता राजकुमारी की तलाश कर रहा है, उसके मिलते ही तुम्हें उससे शादी करनी होगी। राजकुमार कहता है, लेकिन मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा और फिर मैं अपनी पसंद का बढ़ई वाला काम करूंगा। ये सुनते ही पहले से ही परेशान राजा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है, तुम मेरे इकलौते राजकुमार हो, अगर तुम राजकुमारी से शादी नहीं करोगे तो मेरी ये राजगद्दी मेरी दुष्ट बहन को मिल जाएगी और वो मेरे राज्य को लूटकर बर्बाद कर देगी। अब मेरा और हमारे राज्य का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। वहीं दरबार में मैग्नस जेसिका से कहता है, राजकुमारी नहीं मिल रही है, इसलिए उसको भूल जाओ। राजकुमार की शादी ना होने पर अब ये राजगद्दी तुम्हें ही मिलेगी। इस पर जेसिका कहती है, लेकिन मेरा भाई इतनी आसानी से राजकुमारी को ढूंढना बंद नहीं करेगा। तुम कुछ फटे पुराने कपड़े और जूते
ले लो। उसे दिखाकर राजा से कहना कि राजकुमारी जंगल के दलदल में डूबकर मारी गई। इसके अगले सीन में राजकुमार को दिखाया जाता है जो बच्चों का बेड बनाकर अनाथालय में भिजवा देता है। वहाँ पर वो जेनिफर से कहता है, मेरे पिता ने मेरी शादी दूसरी लड़की से तय कर दी है, इसलिए अब मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वो उसे अब भी ये नहीं बताता कि वो एक राजकुमार है। जेनिफर पूछती है, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पैट्रिक कहता है, करता हूँ, पर मेरी मजबूरी है। हालांकि मैं इस बारे में एक आखिरी बार उनसे बात जरूर करूंगा। उधर महल में जेसिका एक शाही कपड़े को फाड़कर उसे मैग्नस को देती है। मैग्नस उस कपड़े को मैला करके राजा के पास ले जाता है। इत्तेफाक से उसी वक्त राजकुमार भी राजा से बात करने गया होता है। मैग्नस मैला कपड़ा दिखाकर राजा से कहता है, महाराज, बहुत खोजबीन के पास हमें जंगल के दलदली क्षेत्र के पास राजकुमारी का एक कपड़ा मिला है। मौका देखकर योजना के अनुसार जेसिका उसके पास से एक सैंडल लेकर कहती है, ये भी उसी का लगता है। इसका मतलब वो बेचारी मारी गई। मैग्नस कहता है, हाँ। ये सुनते ही राजा का दिल बैठ जाता है। तो राजकुमार उन्हें संभालकर एक किनारे ले जाता है, जहाँ राजा उससे कहते हैं, अब सब खत्म हो गया है। ना तो इतनी जल्दी कोई दूसरी राजकुमारी मिलेगी, ना ही तुम्हारी शादी हो पाएगी। और तो और मैं राजकुमारी जेसिका के माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। उधर दरबार में जेसिका मैग्नस का हाथ पकड़कर खुशी से नाच रही होती है। मैग्नस उससे कहता है, अब आपको राजगद्दी मिलना तय है। हमने राजा से झूठ बोलकर राजकुमारी का किस्सा ही खत्म कर दिया। इत्तेफाक से राजकुमार उनकी ये बातें सुन लेता है और वो सेनापति के पास जाकर उससे कहता है, जेसिका ने मैग्नस के साथ मिलकर पिताजी से झूठ बोला है क्योंकि उन्हें यहाँ की राजगद्दी चाहिए। ये सुनकर सेनापति कहता है, पर तुम्हारे पिता को तसल्ली तभी मिलेगी जब राजकुमारी मिल जाए और उससे तुम्हारी शादी हो जाए। अगले सीन में जेसिका को दिखाया जाता है जो मैग्नस से कहती है, अब जब मैं रानी बनने ही वाली हूँ तो कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और बस्ती के सभी किसानों के घर खाली कराकर उन्हें लूट लो। हम उनकी सारी जमीनें और घर व्यापारियों को बेच देंगे। इधर अनाथालय में मार्टा जेनिफर से कहती है, एक राजकुमारी होकर भी तुमने बच्चों की बखूबी देखभाल की है। इसके थोड़ी ही देर बाद जैसे ही राजकुमार जेनिफर से मिलने के लिए आता है, उसी वक्त सेनापति राजकुमार के पास आकर उससे कहता है, जल्दी चलिए। मैग्नस कुछ सैनिकों के साथ नगर के किसानों को लूटकर उन्हें उनके घरों से निकाल रहा है। ये सुनते ही राजकुमार उसके साथ चला जाता है, लेकिन इससे राजकुमारी को ये सच पता चल जाता है कि पैट्रिक ही इस राज्य का राजकुमार है। उधर सैनिक नगर में जबरदस्ती किसानों को उनके घरों से निकाल रहे होते हैं और जो भी उनका विरोध करता है उसे बुरी तरह मारते भी हैं। मैग्नस ही उन सैनिकों को इसके लिए निर्देश दे रहा होता है। इसी सब के दौरान राजकुमार सेनापति के साथ वहाँ आता है। वहाँ उन किसानों को संभालते हुए मैग्नस को फटकार लगाता है। हालांकि जब मैग्नस नहीं मानता तो वो उसे घोड़े से उतारकर नीचे कीचड़ में पटक देता है। मार्टा और राजकुमारी भी वहाँ पहुंचकर ये सब देख रहे होते हैं। जलील होने पर मैग्नस राजकुमार से कहता है, मत भूलो, जल्दी ही मेरी प्रेमिका रानी बनेगी, फिर तुम्हारे साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। हालांकि राजकुमार की डांट के बाद सैनिक किसानों को छोड़ देते हैं। फिर जब राजकुमार वहाँ से चला जाता है तो मार्टा जेनिफर से कहती है, राजकुमार को बता दो कि तुम वही राजकुमारी हो, इससे वो तुमसे शादी कर लेगा और राजगद्दी दुष्ट जेसिका के हाथ नहीं लगेगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है। हालांकि उन दोनों की ये बातें मैग्नस सुन लेता है और अब उसे जैसे ही पता चलता है कि जेनिफर राजकुमारी है तो वो उसे जबरदस्ती पकड़कर अनाथालय के नीचे बने एक तहखाने में बंद करते हुए कहता है, जब तक यहाँ से तुम्हारी लाश किसी को मिलेगी तब तक मेरी रानी बन चुकी होगी। बच्चे खिड़की से उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, इसलिए जैसे ही वो तहखाने की चाबी लेकर वहाँ से महल जाने लगता है, बच्चे उसे बातों में उलझाकर चुपचाप उसकी जेब से तहखाने की चाबी निकाल लेते हैं। अगली सीन में राजा का महल दिखाया जाता है। राजकुमार को अब तक नहीं पता होता कि जेनिफर ही वो राजकुमारी है, इसलिए वो अपने पिता से कहता है, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चल पाया है। इससे दरवाजे के पीछे से सब सुन रही जिसका बहुत खुश होती है, पर थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी राजा के कमरे में जाकर उनसे कहता है, महल के दरवाजे पर एक लड़की आई है जो खुद को राजकुमारी बता रही है। तो राजा राजकुमार के साथ उससे मिलने चले जाते हैं। वहाँ जेनिफर को देखकर राजकुमार उससे कहता है, क्या तुम ही राजकुमारी हो? जेनिफर कहती है, हाँ। हालांकि राजकुमार को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। वहीं जेसिका मैग्नस पर भड़कते हुए उससे कहती है, तुमने तो कहा था कि तुमने उसे लॉक कर दिया था, फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैग्नस कहता है, पता नहीं। इस पर जेसिका कहती है, अब हमें ये साबित करना होगा कि ये राजकुमारी नहीं है। जेनिफर को ऐसी हालत में देखकर राजा उसे महल के कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। इस पर जेसिका कहती है, कपड़ों से तो ये बिल्कुल भी राजकुमारी नहीं लगती, इसके पास कोई शाही चिन्ह भी नहीं है, इसलिए जब तक ये साबित ना कर दे कि ये राजकुमारी है तब तक शादी की शर्त पूरी नहीं होगी। 2 दिन बाद ही आप 70 वर्ष के हो जाएंगे। ऐसे में अगर शादी नहीं होती तो राजगद्दी मुझे मिल जाएगी। राजा कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। वहीं राजकुमार जेनिफर को एक किनारे ले जाकर उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी प्यार की निशानी ये मटर का दाना अपने पास रखा है, पर तुम्हें साबित करना ही होगा कि तुम राजकुमारी हो, नहीं तो शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। राजकुमारी कहती है, मेरे पास एक शाही चिन्ह था पर वो जंगल
जंगल में कहीं गिर गया। इसी बीच जेसिका वो मटर का दाना हाथ में लेकर हंसते हुए कहती है, क्या ये है तुम्हारी शाही निशानी? बिना शाही निशानी के साबित नहीं होगा कि तुम राजकुमारी हो। जेनिफर कहती है, ये मटर तो मुझे जंगल में मिला था। ये सुनते ही जेसिका समझ जाती है कि ये बूढ़े जादूगर की ऊर्जा शक्ति वाला मटर है और वो उसे अपने पास रख लेती है। अब राजा कहते हैं, तुम इसे परेशान मत करो। इस पर जेसिका कहती है, इसे कल तक ये साबित करना ही होगा कि ये राजकुमारी है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। इसके बाद दुष्ट जेसिका राजकुमारी के कमरे में ही उस मटर को छिपा देती है। वो सोचती है अगर उसकी राजगद्दी पाने की योजना नाकाम रही तब वो इसे कौवे को देकर उसके बदले उससे राजगद्दी पर कब्जा करने में मदद मांगेगी। फिर रात बीतने पर राजकुमारी चुपचाप एक घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि उसे हर हाल में अपना शाही चिन्ह चाहिए होता है। जब जेसिका को इसकी भनक लगती है तो वो कुछ घुड़सवारों को उसे मारने के लिए उसके पीछे भेजती है। ये देखकर जेनिफर अपना घोड़ा तेजी से उस ओर दौड़ाती है जहाँ वो एक बार बेहोश हुई थी। हालांकि घुड़सवार उसके पीछे लगे होते हैं, इसलिए घोड़े से उतरकर जेनिफर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। हालांकि आगे थोड़ी दलदल होती है जिसे कि वो जैसे तैसे पार करके अपने शाही चिन्ह को ढूंढने लगती है, जबकि दलदल में फंस जाने की वजह से कुछ घुड़सवार हमलावर गिर जाते हैं, जबकि कुछ आगे ही नहीं बढ़ते। वहीं खुशकिस्मती से राजकुमारी को एक मरे हुए पक्षी के पास अपना शाही चिन्ह मिल जाता है और वो उसे लेकर महल वापस लौट आती है। फिर अगली सुबह शाही चिन्ह के बलबूते जब वो अपने राजकुमारी होने की बात साबित कर देती है तो जेसिका बुरी तरह तिलमिला उठती है और अब वो राजगद्दी पाने के लिए मटर के दाने का इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही राजा उससे वो मटर लेकर खा लेते हैं। इससे कौवे के रूप में जंगल में मौजूद जादूगर मारा जाता है। इधर महल में जब राजकुमारी राजा और राजकुमार से मैग्नस द्वारा उसके अपहरण की बात बताती है तो राजा मैग्नस तथा जेसिका को सजा के तौर पर अनाथालय में बिस्तर लगाने और नौकर का काम सौंप देते हैं। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है और इस तरह फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।